गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विनोद स्टडी पॉइंट। विनोद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है और मैनी 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 थैंकफुल टू यू। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया जो उसके लिए, और आप लोगों ने जो मुझे मोटिवेट किया मेरी वीडियो को देखकर, लाइक करके, सब्सक्राइब कर और उन पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कमेंट्स करके। तो मुझे उन सभी लोगों को मैं थैंकफुल कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस वीडियो के लिए, इन वीडियो के लिए जो है मुझे जो है कमेंट्स किए और लाइक किए। ज़्यादातर जो है मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली आप लोगों से, जिसकी वजह से मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने, जो कि फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वॉर की है, पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, मेरी लास्ट 3 वीडियो जो कि जिसमें कि मैं 95% तक अपना चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ, और अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7% अगर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे उसमें अगर कहीं पे मिस हुए हैं, तो आज हम एनसीईआरटी की बुक्स को पर पेज को आज दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, और उनमें से अगर कुछ भी हमारा मिस आउट हुआ है तो उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे दोबारा से। ठीक है, यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन का नाम दिया है इस यूट्यूब वीडियो को, कि रिवीजन ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, जिस चैप्टर को हम अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार उसको रिवीजन करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को एक बार से दोबारा से ओपन करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर हमने क्या, हमसे वहाँ पर जो है कौन सा पॉइंट हमसे मिस हो गया, जिसको कि हम आज डिस्कस कर सकते हैं, और आप लोगों को कोल्ड वॉर इरा चैप्टर के बारे में 100% नॉलेज देने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो एक मेरी छोटी सी कोशिश है, जो इट्स अ स्मॉल एफर्ट, जो कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ यूट्यूब वीडियो में। तो प्लीज़ 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 इसी तरीके से कोऑपरेट करते रहिए, इसी तरीके से मुझे जो है सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को तक ये वीडियो पहुँचाता रहूँ। तो ठीक है, पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास कोल्ड वॉर इरा, रिविज़न ऑफ कोल्ड वॉर, जो कि अब आगे हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर मेरी चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ कोल्ड वॉर एरा। अच्छा जी, ये है आपकी बुक, जो कि फर्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास की, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है बेटा, अब जब आप चैप्टर ओपन करते हो तो फर्स्ट पेज पे आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू जो है इस पूरे चैप्टर के बारे में ओवरव्यू है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। 3 अलायंस हैं, जो 3 अलायंस मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बारे में है। नैम का एस्टेब्लिशमेंट हुई है, ट्रेड से रिलेटेड NIEO, उसके बारे में है। मतलब पूरे चैप्टर के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है, पूरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू है, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है। उसके बाद चैप्टर को आप डिटेल से आगे स्टडी करोगे। अच्छा, ये पिक्चर जो है आपको ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पिक्चर जो है मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की पिक्चर है बेटा। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब फाइट हो रही थी एक्सिस पावर और एलाइड फोर्सेस के बीच में, तो उस समय की ये पिक्चर है 1945 की। 1945 में ये जो 2 फ्लैग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला फ्लैग है यूएस का, यानी अमेरिका का। ये फ्लैग है जापान में, जब यूएस ने जो मोर्चा संभाला हुआ था, जो यूएस अटैक कर रहा था, वो कर रहा था जापान पर, और रशिया यूएसएसआर जो अटैक कर रहा था वो कर रहा था जर्मनी पर। दोनों ही एक अलायंस में थे, यूएस और यूएसएसआर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ने अलग अलग ले रखी थी। ठीक है बेटा, तो यूएस ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जापान पर, और ये 1945 का टाइम का पीरियड है, फेब मंथ का, जब यूएस ने अपना फ्लैग जो है जापान के अंदर फ्लैग रेस करते हुए की फ़ोटोग्राफ है ये, क्योंकि वो जापान को मैक्सिमम जो है विन कर चुका था, 90 से 95% तक विन कर चुका था, इसलिए वो अपना फ्लैग जो है रेस करता हुआ नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर। और सेम पिक्चर नीचे है, वो रशिया की पिक्चर है, जो रशिया अपना फ्लैग रेस कर रही है, यानी फ्लैग को लहरा रही है। वो है जर्मनी के बर्लिन शहर की। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल है, जो कि कोल्ड वॉर के एरिनाज में भी मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट अपनी वीडियोज़ में। बर्लिन कैपिटल ऑफ जर्मनी। ठीक है, बर्लिन कॉन्फ्लिक्ट जो आपने स्टडी किया है, ये वहाँ की पिक्चर है। अच्छा, 1945 की पिक्चर है, दोनों पिक्चर वो हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इजीली एलाइड फोर्सेस जो थी वो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीत गई थी। ठीक है, ये जापान और ये जर्मनी। यहाँ पर यूएस का फ्लैग रेज हो रहा है, लहरा रहा है, और यहाँ पर रशिया का फ्लैग जो है रेज करते हुए नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्लैग में आपको जो साइन नज़र आ रहा है, जो चिन्ह नज़र आ रहा है, ये रशियन गवर्नमेंट की, जो वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, जो सेकंड चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ोगे, उसे कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी का साइन है। ये आपको इसकी रिक्वायरमेंट आगे भी रहेगी, सेकंड चैप्टर में भी, 5th चैप्टर में भी डिटेल से आप स्टडी करोगे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये पिक्चर है बेटा 23 फरवरी 1945 की, जबकि यूएस के सोल्जर्स जो है रेस कर रहे हैं फ्लैग को
जापान में, ठीक है बेटा। नीचे की पिक्चर जो है मई की है, बर्लिन की, जो जर्मनी में यूएसएसआर अपना फ्लैग जो है रेज कर रहा है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं। आ जाइए बेटा, यहाँ पर आगे आएंगे आप, तो आगे आपको आता है, अच्छा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम में अब ये पिक्चर जो है, ये फर्स्ट पिक्चर में बता रहा है वी आर ऑन ए वर्ल्ड टूर, कि बेटा ये एज ए स्टूडेंट की इमेजिन है, आप लोगों की सोच है ये। इसमें आपको एग्जामिनर ये बोलना बताना चाहता है बेटा कि आप लोगों की सोच है कि आप तो पूरा वर्ल्ड का टूर कर रहे हो, बट अब नेचुरल सी बात है, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो फिर ज़्यादातर वर्ल्ड की कंट्री के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, वी आर ऑन वर्ल्ड टूर, विल मीट यू इन ए डिफरेंट कंट्रीज़, हम भाई अलग अलग कंट्री से मिलेंगे। और सेकंड पिक्चर जो है वो क्यूबा के टाइम की पिक्चर है बेटा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आपको मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। इस पिक्चर को बड़ी करने की कोशिश करते हैं, अगर ये बड़ी हो जाती है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, पिक्चर अगर ये बड़ी लार्ज नहीं हो रही तो यहाँ सर आपको जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो इसका सेंटर पॉइंट है वो है क्यूबा। एक बड़ा सर्कल नज़र आ रहा है आपको, एक छोटा सर्कल नज़र आ रहा है और एक सबसे छोटा सर्कल नज़र आ रहा है। जो सबसे छोटा सर्कल है बेटा उसके सेंटर पॉइंट पे कौन सी कंट्री है? क्यूबा, ठीक है। और क्यूबा के राइट में जो वाइट कलर की नज़र आ रहा है आपको एरियाज़, वो है अमेरिका का, यूएस का है। तो ये दिखाया, मैंने आपको बताया था कि क्यूबा जो है नेबर कंट्री है यूएस की। और जब यूएसएसआर ने इस्टेब्लिश कर दी अपनी यहाँ पर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये उस समय की पिक्चर बता रखी है कि सेंटर पॉइंट से लेकर न्यूक्लियर बॉम्ब का जो एरिया जो कवर कर रहा था न्यूक्लियर बॉम्ब, जहाँ वो अटैक कर सकता था, वो सर्कल बना दिया उसने, कि वो सर्कल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो जो मैक्सिमम एरिया कितना कवर कर रहा था। तो यूएस तो है, मैक्सिमम यूएस का 1/3 एरिया ही जो बच रहा था, बाकी सारा एरिया कवर था। यानी कि यूएसएसआर चाहे तो उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब का जो यूज़ करता, वो यूएस का जो है काफ़ी ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 80% तक का एरिया जो है वो अटैक के दायरे में था यूएसएसआर के, ठीक है, यानी रशिया के। मैप शोइंग द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर मिसाइल अंडर कंस्ट्रक्शन इन क्यूबा यूज ड्यूरिंग द सीक्रेट मीटिंग ऑन द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने एस्टेब्लिश कर लिए थे, उसकी रेंज दिखाई गई है आपको यहाँ पे। और क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में बेटा मैं आपको बता ही चुका हूँ आपको कि किन किन कंडीशन में हुआ था ये क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बारे में बेटा। और उसके बाद आता है बच्चे, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की डेफिनेशन, वही सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था बेटा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1945 में जो बॉम्ब गिराए थे यूएस ने जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बारे में लिखा है बेटा। अच्छा, उनके नाम मैंने आपको बताया या नहीं बताया शायद मुझे याद ध्यान नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूक्लियर बम यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए थे, उनके नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन। वो याद रखना आपको, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। एक बार दोबारा से रिपीट कर दिया मैंने आपको। उन न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट नेम, अगर कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब के सीक्रेट नेम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन, जो कि यूएस ने ड्रॉप किए थे जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी पे। वो, और ये पिक्चर आपको वो सिचुएशन बता रही है, वो इमेज शो कर रही है कि कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करा था जो जापान के शहर हिरोशिमा नागासाकी को। तो वहाँ की क्या इमेज थी, क्या हालत थी वहाँ की, उसकी पिक्चर है ये आपको। द एमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, जो 2 पावर ब्लॉक्स बने बेटा, वो कैसे बने? यूएस अलायंस एंड यूएस अलायंस के बाद आता है आपका यूएसएसआर अलायंस। वो किन कंडीशन में बने, वो चीज़ थी बेटा। अब ये मैप आपको शो कर रहा है, इस मैप में बेटा आप ये यूरोप कॉन्टिनेंटल को देख सकते हो इजीली। येलो पार्ट जो है ये नाटो मेंबर्स मतलब नाटो अलायंस, जो मिलिट्री अलायंस था, वो किसका अलायंस था? वो यूएस का अलायंस था। तो येलो पार्ट्स जो आपको नज़र आ रहा है वो सारा यूएस अलायंस की नाटो के जो मेंबर हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको बेटा। इसमें 12 कंट्रियाँ थी। और राइट में जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है वो वार्सा पैक्ट में जो कंट्रियाँ थी वो नज़र आ रही है बेटा आपको, ठीक है। और जो अदर है ग्रीन कलर की, वो अदर कंट्रियों में नज़र आ रहा है बेटा। अदर का मतलब आ गया कि आपका जो नॉन 11 मूवमेंट्स में थी। और जो ग्रे कलर में आपको यहाँ नज़र आ रही है वो कंट्रियाँ वो हैं जो कि नॉन 11 मूवमेंट से भी बाहर थी, ठीक है। अच्छा, अब ये इस पिक्चर में भी यही बता रखा है बेटा आपको। इसमें बस अलायंस में बता रखा है कि वेस्टर्न अलायंस कौन सा है, ईस्टर्न अलायंस कौन सा, नॉन 11 मूवमेंट्स कौन सा और अदर कौन सा है। सिर्फ इन दोनों पिक्चर में थोड़ा सा जो डिफरेंट है बेटा
वो सिर्फ इसी चीज़ को लेके आया कि नाटो का एक इमेज बता रखी है ऊपर, और यहाँ पे बता रखे ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस की इमेज। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम चीज़ है बेटा। सिर्फ कुछ, अगर कुछ कंट्रियों की बात अगर आप छोड़ दी जाए कि वेस्टर्न अलायंस में जो नाटो में 12 कंट्रियाँ थी, और वैसे वेस्टर्न अलायंस में जो कंट्रियाँ थी वो 12 से भी ज़्यादा थी। सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। 1949 में इस्टेब्लिश हुआ नाटो, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ वार्सा पैक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा कि आइडेंटिफाई करो कैपिटलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखो कैपिटलिस्ट वही हो गया जो आइडियोलॉजी थी यूएस की, उसको इसने कैपिटलिस्ट ब्लॉक कह दिया, बस ये फ़र्क है बेटा। इसको वो लिबरलिज्म ब्लॉक भी कह सकता था, इसको वो वेस्टर्न ब्लॉक भी कह सकता था, इसको फर्स्ट वर्ल्ड की कंट्री भी कह सकता था, और इसको यूएस अलायंस भी कह सकता था, या यूएस ब्लॉक भी कह सकता था वो इसको, ठीक है। आइडियोलॉजी है इसकी, इसलिए कहा गया। और जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, जिसको कि कम्युनिस्ट भी कहा जाता है। कम्युनिस्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी का फर्स्ट एडवांटेज जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि वहाँ पर वन पार्टी सिस्टम होता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी होती है, इसलिए इसे कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कह सकते हो। तो यहाँ पे इसने कम्युनिस्ट ब्लॉक भी बता रखा है, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तीसरा बता रखा है। अच्छा, उसके बाद इसने वो मिलिट्री फीचर बताया, सीटो सेंटो, उनकी फुल फॉर्म बता रखी है बेटा। फुल फॉर्म क्या है जो कि आपको मैंने बताया था, वो मिलिट्री अलायंस उसने कहीं से टेक ओवर किया था यूएस ने, नाटो उसको अपना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सीटो सेंटो की है साउथर्न एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो की है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सारी की सारी जो सीटो और सेंटो थी, दोनों की दोनों जो है ये ज़्यादातर एशिया कॉन्टिनेंटल से उसने जो टेक ओवर करी थी। अच्छा, उसके बाद नैम के बारे में बताया इसने, नैम क्यों इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसने बताया कि जो सुपर पावर कंट्रियाँ थी वो कैसे बेनिफिट उठाती थी स्मॉलर कंट्री से, ठीक है। वाइटल रिसोर्सेज सच एस ऑयल्स एंड मिनरल्स और उनके रिसोर्सेज का यूज़ करती थी। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर को लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जहाँ पर वो अपने सैनिक ट्रूप्स और वेपन्स को लॉन्च करती थी तो उनकी टेरिटरी का यूज़ करती थी, ठीक है। उनकी लोकेशन से स्पाई करती थी, जासूसी के लिए यूज़ करती थी। और लास्ट पॉइंट है इकोनॉमिकली सपोर्ट इन द मैनी स्मॉल अलायंस टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंसेस। जो भी मिलिट्री का एक्सपेंसेस होता था वो स्मॉलर कंट्री को ही पे करना पड़ता था। एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर में मैंने आपको डिटेल से बता दिया, जबकि एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं है बेटा। 1950 से 53 कोरिया वॉर, 1958 से लेकर 62 बर्लिन, और 1960 में कॉन्गो। डिटेल से इसमें नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिटेल से बता दिया था बेटा। अच्छा, नैम किन कंडीशन में इस्टेब्लिश हुआ ये भी लिखा है। एक इसने आपका टाइम टेबल सा बना रखा है चार्ट की, कब कब क्या क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद एक इसने पिक्चर बता रखी है बेटा, यहाँ पर एक इसने पिक्चर शो कर रखी है। अगर आप एनसीईआरटी में इस पिक्चर को देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि यूएस और यूएसएसआर जो है एज ए फ्रेंड थे एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे वो दोनों राइवल हो गए, ठीक है। अब जो दोनों राइवल हो गए, दोनों के अलायंस बन गए, लेकिन चाइना का रोल यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइना ना यूएस अलायंस में था ना यूएसएसआर अलायंस में था। चाइना यूएसएसआर का फ्रेंड जरूर था लेकिन अलायंस में नहीं था, ठीक है। यूएस अलायंस में जो अपना यूएस अलायंस जो स्ट्रॉन्ग था उसको टक्कर देने के लिए यूएसएसआर अलायंस इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि चाइना भी उसे सपोर्ट कर रहा था। चाइना यूएसएसआर अलायंस में नहीं था, मैं आपको दोबारा बार बार बता रहा हूँ, एज ए फ्रेंड थे दोनों। अब वहाँ पर जो कंडीशन क्रिएट हुई वो ये हुई कि यूएस ने चाइना के साथ सीक्रेट रूप से मीटिंग करना स्टार्ट करी, सीक्रेट रूप से जो उसे अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि चाइना मेरे अलायंस में आ जाए या मेरे साथ फ्रेंडशिप कर ले। और यूएसएसआर के साथ जो चाइना के रिलेशन है वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डैमेज हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, स्टॉप हो जाए, ये चाहता था यूएस। और एक यही इस पिक्चर में शो कर रखा है कि किस तरीके से गुपचुप तरीके से यूएस जो है वो चाइना के साथ सीक्रेट रूप से फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है अपनी, और यूएस का भी उसमें इंटरफेयर था कर रहा, यूएस भी इंटरफेयर कर रहा था उस चीज़ में फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए, और चाइना भी उस तरफ कर रहा था। तो एक टाइम ऐसा आया भी था कि यूएसएसआर की फ्रेंडशिप चाइना के साथ ख़त्म हो गई 1960 के डिकेड में। 1960 के बाद चाइना की फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई यूएसएसआर के साथ, और वो चाइना जो है यूएस के साथ चला गया। लेकिन अलायंस में वो किसी के नहीं गया, उसने फ्रेंडशिप अपनी जो है वो चेंज कर लिया, यानी उसने अपना पाला चेंज कर लिया। जो कि वो पहले यूएसएसआर के साथ था, 1960 के बाद वो यूएस के साथ मिल गया, अमेरिका के साथ मिल गया। और उससे पहले की सिचुएशन ये पिक्चर है जिसमें कि सीक्रेट रूप से दिखाया गया कि किस तरीके से यूएस और चाइना किस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है डोरे डालते हुए या एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है।
और नीचे एक पिक्चर में दिखाया गया बेटा, अपनी बुक में आप देखोगे तो लार्ज करके भी देख लोगे, नीचे वाली जो पिक्चर है उस पर दिखा रखा है कि एक डिश खाते हुए एक पर्सन है जो कि यूएस है, एज ए यूएस दिखा रखा है उसने। यूएस ने वियतनाम में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहाँ पर जाके इंटरफेयर किया था, तो वियतनाम में यूएस ने इंटरफेयर किया और बाद में वो प्रॉब्लम उसको इतनी ज़्यादा हैवी पड़ी कि वियतनाम ही उसके गले पड़ गया। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ यह, इस पिक्चर में दिखाया गया कि यूएस जो है किस तरीके से वियतनाम को एज ए डिश समझ के प्लेट में परोस के उसको खा रहा है, लेकिन वो जो डिश थी जिसे वो डिश समझ रहा था, वो डिश ही उसके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उसने। तो यहाँ पे दिखा रखा है वो डिश जो केकड़ा नुमा डिश है, उस केकड़े ने यूएस के जो है ऊपर ही अटैक कर दिया, उसके फेस पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। पिक्चर ये भी बेटा लार्ज नहीं हो रही यहाँ पे ऐप में, बट आप देख सकते हो उसको, पिक्चर में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर बेटा आपके फाउंडर, फिगर ऑफ नेम, फाउंडर कौन कौन थे नेम के, वो मैंने आपको बताया हुआ बेटा। चैलेंज क्या था उनके सामने, क्या क्या उनका वो था, और चैलेंज भी मैंने आपको बताया था। और फर्स्ट बिल गेट समिट हुआ था वो भी बताया था, 25 मेंबर्स थे उसमें, वो मेंशन है बेटा। 2016 में जो उसका मीटिंग हुई है, सेमिनार हुई है, उसमें 116 मेंबर हो गए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था बेटा नेम के बारे में। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर मैंने आपको कई बार बताया बेटा कि एलडीसीज कंट्री के लिए था, लीस्ट डेवलप कंट्रियों के लिए, यानी डेवलपिंग कंट्रियों के लिए यूएनओ की एक एजेंसी लेके आई थी अंकटाड 1972 में। और क्या उसके 4 पॉइंट थे वो भी हैं बेटा। एलडीसीज कंट्री के जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास सेफ रहेंगे, उनको टेक्नोलॉजी सस्ते दामों पर मिलेगी, उनको मार्केट भी मिलेगी जो वेस्टर्न मार्केट में वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, और उनको इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में उनको पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, ताकि वो रूल और रेगुलेशन जो है अपने फेवर में बना सके। इंडिया एंड कोल्ड वॉर का भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है हमेशा कॉपरेट किया, हेल्प करी है कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो उसने एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी है। और इंडिया को क्या क्या बेनिफिट हुआ है कोल्ड वॉर से बेटा, वो है यहाँ पे। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट क्या क्या हुआ है, और उसके अलावा क्रिटिक्स भी है इसमें कि जिसकी वजह से ऐसा क्या इंडिया ने स्टेप उठाया जिसकी वजह से इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के क्रिटिक्स में काउंट किया जाता है कि इंडिया ने कहाँ कहाँ नॉन अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट इंडिया गया है, ठीक है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के क्या व्यू थे, 1971 में एक 20 पॉइंट की ट्रीटी यूएसएसआर के साथ, और जो इक्वल पोजीशन नहीं थी इंडिया की, यूएसएसआर को लेके अलग सोच थी, थिंकिंग थी उसकी, और यूएस को लेके अलग थिंकिंग थी, ये इसके वीक पॉइंट थे। और बेटा आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ जो थी, एलटीबीटी मैंने आपको बताई थी बेटा, ठीक है। यूएस, यूके एंड यूएसएसआर ने मॉस्को में इसको 5 अगस्त 1963 में साइन किया था, 3 कंट्रियाँ थी सिर्फ। उसके बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी, जिसको मैंने कहा परमाणु अप्रसार संधि बोलते हैं इसको हिंदी में बेटा, इसको बोलते हैं बेटा सीमित परमाणु प्रतिबंध संधि, लिमिटेड टेस्ट ब्रेन ट्रीटी को। अच्छा, एनपीटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूरी बुक में आपके हमेशा रिपीट होगी। 1 जनवरी 1967 में ये ट्रीटी इन्होंने डिसाइड करी थी, और 1 जनवरी 1968 से एप्लीकेबल भी हो गई थी बेटा ये। इसको दोबारा एक्सटेंड किया था 1995 में, वो आपको सेकंड बुक में पढ़ने को मिलेगा बेटा। बाकी की ट्रीटियाँ जो हैं 2-3 ट्रीटियाँ वगैरह पर वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बेटा इस तरीके से आपका ये जो है रिवाइज हो गया। बाकी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के आपके, तो आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस चैप्टर को। बाकी भी आप अपनी चैप्टर बुक में देख लीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी उसमें हेल्प करने की बहुत कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा किया चैप्टर का, और किस तरीके से हमने इस चैप्टर को क्लोज किया है। तो अब आई होप कि आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे, और शायद उसमें 100% जो है अपना उस चैप्टर को कवर कर चुके होंगे। और कोई भी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो इस चैप्टर में हमने रिवीजन किया, इस यूट्यूब वीडियो में जो हमने रिवीजन किया, उससे रिलेटेड मटेरियल जो कि हम 95% मटेरियल लास्ट 3 वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं, उनका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप वो जो है वो वीडियो देखकर भी इस चैप्टर को इजीली समझ सकें। आज तो सिर्फ हमने रिवीजन करी है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 95% चैप्टर जो है हम अपनी लास्ट 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। और उन लास्ट 3 वीडियो को मैं जो है आपको लिंक दे रहा हूँ अपने सब्सक्रिप्शन में। आप जब मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप राइट में एक एरो नज़र आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक डिटेल ओपन हो जाती है जिसमें जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर 3 लिंक मिलेंगे। वो 3 लिंक जो है मेरी पुरानी वीडियो के हैं। आप उन लिंक पे क्लिक करेंगे तो उन वीडियो पे जा सकते हैं। ये सिर्फ उन न्यू सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में मुझे देख रहे हैं। अगर उनको इस चैप्टर को ईजीली
कवर करना है, अंडरस्टैंड करना है, तो मेरी लास्ट की 3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर ब्लू लाइन पे क्लिक कर कर वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय। और इसी तरीके से सपोर्ट करिए, इसी तरीके से मुझे जो है मोटिवेट करते रहिए, और मैं जल्द ही अप्रॉक्सीमेटली विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर नेक्स्ट वीडियो अपनी जो है पॉलिटिकल साइंस के 2nd चैप्टर की लेके आऊँगा आप सबके सामने। तो प्लीज़ 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 इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।